Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to continue the series of information security that is CS 205 और आज जो है वो हमने इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 151 से स्टार्ट करना है. सो आपको टाइटल देख के पता चल गया कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने क्या करना है. हमने कंट्रोल्स, इफ़ यू डू रिमेंबर, हम CIS के जो टॉप 20 कंट्रोल्स हैं हम उनकी जो है वो बात कर रहे थे, ठीक है. और कुछ कंट्रोल्स हमने कर लिए थे. आज हमने क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल जो थर्ड है आपके पास, उसका फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में इस मॉड्यूल में जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है. अब वो क्या, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशंस फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है सिक्योर कॉन्फ़िगरेशंस फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सो हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो भी आपकी सिक्योरिटी की जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोई भी आपकी जो फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम जो भी आपके सिस्टम में मौजूद हार्डवेयर है और जो भी सॉफ्टवेयर है उसकी कॉन्फ़िगरेशंस को ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा उनको सिक्योरिटी उनको कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं. सबसे पहले तो ये कि आपके जो सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, लाइक विंडोज़, लिनक्स, लाइक इस तरह का कोई भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, और उसके अलावा आपके सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं उनको आपने एक स्टैंडर्ड अपने डिवाइस कर लेना है कि हाँ ये स्टैंडर्ड है कि इसके अकॉर्डिंग मैंने अपने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स और अपने सिस्टम की सारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है. उसके अलावा जो स्टैंडर्डाइज्ड इमेजेस हैं, दे शुड रिप्रेजेंट हार्डन्ड वेरिएंट्स ऑफ द अंडरलाइन. अच्छा, अब वो स्टैंडर्ड जो मैंने कहा कि आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, अपने सॉफ्टवेयर के लिए जो है वो आपने एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेना है. तो वो स्टैंडर्डाइज्ड इमेजेस असल में क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि आपका जो सिस्टम है, जो आपका OS है, या फिर जो आपके सिस्टम में एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई हुई हैं, अगर तो उन पे सिक्योरिटी हार्डनिंग अच्छे से जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है, तो उस वक्त उनकी क्या कन्फिग्रेशन होगी आफ्टर द सिक्योरिटी हार्डनिंग बीइंग अप्लाइड, ठीक है. तो हार्डन्ड वेरिएंट्स होते हैं कौन, स्टैंडर्डाइज्ड इमेजेस. अच्छा, अब ये जो स्टैंडर्डाइज्ड इमेजेस हैं जो किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं, उनकी वैलिडेशन जो है वो रेगुलर बेसिस पे की जानी चाहिए, ताकि अगर कोई भी रीसेंट वल्नरेबिलिटीज़ हैं कि रीसेंट कोई इस तरह का अटैक जो है वो डिस्कवर हुआ है हैकर्स की तरफ से, तो आपका सिस्टम जो है वो उसके लिए भी शील्डेड हो, ठीक है. उसके अगेंस्ट भी उसके पास जो है वो ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स हों पहले से. अच्छा, फिर इसका सेकंड, इसमें आपके पास क्या लें कि कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास सेकंड रूल आ जाता है कि आपने स्ट्रिक्ट जो है वो कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करनी है, ठीक है. उसके अलावा आपने एक सिक्योर इमेज बिल्ड कर लेना है और उस सिक्योर इमेज को आपने यूज़ करना है आपके सिस्टम में, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ जहाँ पे जो भी नए सिस्टम्स यूज़ किए जाएंगे, डिप्लॉय किए जाएंगे, आपने वो सिक्योर इमेज हर किसी में जो है वो सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए वो सिक्योर इमेज का स्टैंडर्ड जो है वो यूज़ करना है, ठीक है. फिर उसके बाद इस इनसिक्योर इमेजेस का यूज़ करने का एक और फ़ायदा ये हो जाएगा कि कोई भी सिस्टम जो पहले से मौजूद है और पहले से सिक्योर है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, उसमें कोई सिक्योरिटी होल आ जाता है, तो फिर क्या होगा कि हम सिक्योर इमेज की हेल्प से उसको फिर से री इमेज कर लेंगे, उसको मज़ीद दोबारा से हार्डनिंग प्रोवाइड कर लेंगे, ठीक है. फिर इसमें एक बात आ जाती है कि आपने जो है जो भी आपका सिक्योरिटी इमेज है उसको रेगुलरली अपडेट करना है, और उसको जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो भी स्कैन्स वगैरह में, वल्नरेबिलिटीज़ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ कंप्लाइंट होनी चाहिए, ठीक है. उसके अलावा इमेज जो है वो क्या होना चाहिए, उसको क्रिएट किया जाना चाहिए. जो भी आपकी सिस्टम है, आपकी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जितने भी वर्क स्टेशन हैं, जितने भी मेन कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, और हर सिस्टम टाइप पे जो है वो आपने इन इमेजेस को क्रिएट करना है कि आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये कैपेबिलिटी और ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इस तरह के इमेजेस को जो है वो क्रिएट कर सके, ठीक है. फिर आपके पास आ जाते हैं मास्टर इमेजेस, ठीक है. आपने उनको स्टोर करना है सिक्योरली कॉन्फ़िगर्ड सर्वर्स पे. अच्छा, अब मास्टर इमेजेस क्या होते हैं, जैसे घरों की, फॉर एग्जांपल हमारे घर की मास्टर की होती है, उससे सारे रूम्स के लॉक जो हैं वो अनलॉक हो सकते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन. इसी तरह जो मास्टर इमेजेस होते हैं वो एक ओवरऑल आपको सिनेरियो और एक ओवरऑल आपको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. तो अब क्योंकि वो मास्टर इमेजेस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए अब वो कह रहा है कि उनको ऐसे सर्वर्स पे आपने रखना है, उन मास्टर इमेजेस को स्टोर करना है जो बहुत ज़्यादा अच्छे से कन्फिगर्ड हों, बहुत ज़्यादा सिक्योर हों, ठीक है. उसके अलावा उसमें जो चेंज मैनेजमेंट वगैरह है, या उसमें कॉन्टीन्यूसली उसमें इंस्पेक्शन की जानी चाहिए, उसकी बार बार वेरिफिकेशन होती रहे, ताकि जो भी चेंजेस वगैरह हैं उनके साथ भी वो ऐसे अप टू डेट रहे, इस तरह से, ठीक है. उसके अलावा एक और तरीका है कि मास्टर इमेजेस को हम ऑफलाइन मशीन्स में भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर अगर फॉर सपोज़ आप ऑफलाइन मशीन्स में उनको स्टोर करें, दे विल बी एयर गैप्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन नेटवर्क, कि जो आपका मेन नेटवर्क है, जो आपका मेन आपकी स्ट्रीम है,
सर्वर्स की और मशीन्स की, उससे थोड़ा सा एयर गैप रहेगा, लाइक उनका आपस में डिफरेंस रहेगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके मास्टर इमेजेस एक अच्छी जगह पे सिक्योर रहेंगे और वहाँ पे उनको रिस्क्स और वल्नरेबिलिटीज़ भी कम फेस करनी पड़ेंगी, और एज़ कम्पेयर टू कि आपका जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन का सारा सिनेरियो है वो अपने रूटीन फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता रहेगा, ठीक है। अच्छा, विद इमेजेस कॉपीड वाया सिक्योर मीडिया टू मूव दैम बिटवीन द इमेज। अच्छा, आप कोई सिक्योर आपने मीडियम, कोई सिक्योर चैनल जो है वो यूज़ करना है, ताकि आप क्या करें कि आप मास्टर इमेजेस जो हैं वो अपनी बाकी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज में वगैरह में जो है वो इजीली आप कैरी कर सकें। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है यहाँ पे कि परफॉर्म ऑल रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्वर्स, वर्क स्टेशन, नेटवर्क डिवाइस एंड सिमिलर इक्विपमेंट ओवर सिक्योर चैनल्स। कि आपने अगर रिमोटली जो है लाइक दूर दराज से ऑफ द शोर जो है अगर आपने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी काम कैरी आउट करने हैं, मेक श्योर करें कि आप वो सिक्योर चैनल्स पे रिलायबल चैनल्स और मीडियम्स यूज़ करके वो सारे काम करें, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जैसे टेलनेट, VNC, RDP, ये जितने भी लाइक ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स हैं आपने जो है क्या करना है कि उनको सेकेंडरी इंक्रिप्शन चैनल के ज़रिए से परफॉर्म करना है। और ये कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके पास जो है वो लाइक डायरेक्ट या एक्टिव इंक्रिप्शन सपोर्ट नहीं कर रहे होते, उनको डायरेक्टली इंक्रिप्ट नहीं किया जा सकता, डायरेक्टली उनको सेफ एंड सिक्योर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे प्रोटोकॉल्स के लिए आप सेकेंडरी, लाइक एक होता है ना प्राइमरी सबसे ज़्यादा बेसिक, तो फिर एक सेकेंड लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे जो आपके पास चैनल आ जाते हैं हम उनको कहते हैं इंक्रिप्शन, सेकेंडरी इंक्रिप्शन चैनल्स, ठीक है। तो अब आपने इस क्वेश्चन में लाइक MCQs और शॉर्ट के हिसाब से ये देख लेना है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो एक्टिवली सपोर्ट नहीं करते इंक्रिप्शन को, वो हैं VNC, टेलनेट और RDP, ठीक है। और इसी तरह से सेकेंडरी इंक्रिप्शन चैनल्स की आपने एग्जांपल देख लेनी है, जैसे सिक्योर सॉकेट लेयर्स, TLS, टनल लेयर सॉकेटिंग, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास आ जाता है IPSEC, ठीक है, IP सिक्योरिटी। वेल, अब आपके पास जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है 152। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हमने जो लाइक आपके पास क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल है उसका पार्ट 2 हमने इसमें देखना है, ठीक है। तो इसमें अब वो सबसे पहले कह रहा है कि आपने फ़ाइल इंटेग्रिटी चेकिंग टूल्स को यूज़ करना है। अब चेकिंग टूल्स तो हमें पता है कि ऐसे टूल्स होंगे जो वल्नरेबिलिटीज़ को या क्रिटिकल चीज़ों को जो है वो चेक कर रहे होंगे, ठीक है। अब फाइल इंटेग्रिटी चेकिंग टूल्स ऐसे चेकिंग टूल्स होते हैं जो फाइल की इंटेग्रिटी को चेक कर रहे होते हैं। और वर्ड इंटेग्रिटी बेसिकली मींस कि जो आपका सेंडर है उसने जब डेटा सेंड किया है तो जब वो रिसीविंग एंड के पास डेटा रिसीव हो तो वो एज इट इज़ हो, लाइक डिटो उसकी कॉपी हो, उसमें कोई चेंजेस ना हो, उसमें कोई ऐसे रिप्लेसमेंट्स और मॉडिफिकेशंस ना की गई हो, ठीक है। तो आप वो कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सिक्योरली कन्फिगर करना है तो उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, और वो क्या है कि आपने फ़ाइल इंटेग्रिटी चेकिंग टूल्स को जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। उसके अलावा जो रिपोर्टिंग सिस्टम है उसमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इस तरह के चेंजेस को रिपोर्ट कर सके जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और उसके अलावा इस तरह के चेंजेस को भी रिपोर्ट कर सके या अलर्ट्स के बारे में बता सके सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो अनयूजुअल हों या जो अनएक्सपेक्टेड हों, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका रिपोर्टिंग सिस्टम आपकी सिक्योरिटी पोस्चर का अगर इतना स्ट्रॉन्ग होगा तो चाहे कोई चेंज आपने लाइक कोई भी सिक्योरिटी हैक अगर आपने बेशक एक्सपेक्ट किया है या नहीं किया, इट विल नॉट मेक एनी इशू। और हम क्या होगा लाइक हम क्या कर सकेंगे कि हम अपने सिस्टम को मज़ीद से मज़ीद सिक्योर कर सकेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि जब हमने यहाँ पे बात की कि जो रिपोर्टिंग सिस्टम है उसमें आपके पास लाइक क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि आपके पास जो ओरिजिनल लॉग्ड इन अकाउंट है, लाइक जो जैसे एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह का होता है अकाउंट, ठीक है। तो या तो ओरिजिनल लॉग्ड इन अकाउंट है चाहे आपके पास, या फिर आपके पास जो है वो सब्सटीट्यूट कोई यूज़र है या फिर कोई स्विच यूज़र है, मतलब कोई ऑल्टरनेटिव चाहे यूज़र है या फिर वो आपका ओरिजिनल अकाउंट है, दोनों के लिए जो है वो आपने सिक्योरिटी को कन्फिगर करना है, मज़ीद हार्डन उसको करना है, ठीक है। उसके अलावा ये जो इंटेग्रिटी चेकिंग टूल्स हैं इनको एक चीज़ करनी ज़रूरी है कि वो आइडेंटिफाई कर सकें, क्या आइडेंटिफाई कर सकें कि आपके सिस्टम में कोई भी सस्पिशियस, कोई भी मशकूक अगर कोई ऑल्टरेशन या चेंज आपको लग रहा है। सो लाइक अब वो क्या चेंजेस हो सकते हैं जो हमें सस्पिशियस लग रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑनर चेंज हो गया या फिर जो प्रिविलेजेस या एक्सेसेस होती हैं वो चेंज हो गई हो, ठीक है। उसके अलावा जो हम मेन डेटा स्ट्रीम में डेटा को मॉडिफाई कर रहे होते हैं अगर वो चेंज हो जाए, ठीक है।
तो उसके अलावा क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल एक डेटा हैक ये भी हो सकता है कि आपके सिस्टम में एक्स्ट्रा फाइल्स जो हैं वो आ गई हैं। लाइक आमतौर पे आपके जो की सिस्टम एरियाज़ हैं, फॉर सपोज़ आपके लैपटॉप में या आपके मोबाइल में कंप्यूटर में अगर लोकल डिस्क CD हैं या इस तरह की कोई ड्राइव्स हैं, तो उनमें अगर एक्स्ट्रा फाइल्स मौजूद होती हैं तो ये भी एक रेड साइन है। और ये रेड साइन या रेड जोन क्यों है? क्योंकि जो हैकर्स होते हैं, जो मेलिशियस पर्सनस होते हैं, वो असल में क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा फाइल्स और एक्स्ट्रा पेलोड्स जो हैं वो आपके सिस्टम में इंसर्ट कर देते हैं, और फिर यूज़र जो होता है, एंड यूज़र, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम ईजीली हैक हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आपने एक ऑटोमेटेड कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटरिंग सिस्टम तो ये होता है कि अगर हम सिक्योरली कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, तो हमने उसके लिए जो मॉनिटरिंग सिस्टम रखना है वो ऑटोमेटेड होना चाहिए, लाइक कंप्यूटर कंट्रोल्ड होना चाहिए, मशीन कंट्रोल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह मिस्टेक के चांसेस थोड़े कम होते हैं, और होना तो चाहिए। और वो करेगा क्या? वो वेरीफाई करेगा। और क्या वेरीफाई करेगा? कि आपके सिस्टम में जो भी बेशक रिमोटली, लाइक जो भी दूर दूर भी अगर फार अवे अगर कोई आपके कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स आपके सिस्टम में मौजूद हैं, तो वो उनको भी टेस्ट करेगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई अनऑथराइज्ड चेंज होता है तो वो उसके बारे में इन्फॉर्म भी करेगा। फिर उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि अगर कोई नया लिसनिंग पोर्ट डिटेक्ट हुआ है, या फिर कोई नया एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र आ गया है, या फिर आपके जो ग्रुप की पॉलिसी थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो चेंज हो गए हैं, या आपके सिस्टम में कोई नई सर्विस रन कर पड़ी है, तो इन सब के बारे में जो है वो आगाह करेगा, अवेयर करेगा। ठीक है, सो वेन एवर पॉसिबल, अब वो कह रहे हैं जब भी पॉसिबल हो तो आपने स्कैप जैसे मतलब टूल्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। ठीक है, और स्कैप बेसिकली स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी कंटेंट ऑटोमेशन प्रोटोकॉल। ये आपने MCQs के लिए देख लेना है इसका एब्रीविएशन। और वो कह रहे हैं जब भी पॉसिबल हो तो आपने ऐसे टूल्स और ऐसी सर्विसेज यूज़ करनी है जो कंप्लाइंट हों, किसके साथ? स्कैप के साथ। क्यों? क्योंकि अगर आपका कोई सिक्योरिटी टूल, कोई वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल, कोई स्कैनर टूल आपका स्कैप के साथ कंप्लाइंट है, तो इट मींस कि वो ब्रॉडर रेंज ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ को कवर कर सकेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक आपके पास रेगुलेशन ये भी आ जाती है। फिर उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स आपने डिप्लॉय करने हैं, यूज़ करने हैं। अब कुछ आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं कि अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, तो आपने एक्टिव डायरेक्टरी, ग्रुप पॉलिसी, ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने हैं। ठीक है, सो इफ़ यू डू रिमेंबर, हमने असाइनमेंट 1 जो की थी डीज़ा स्टिक्स की स्टिक व्यूअर में जाके, तो उसमें भी हमने एक पॉलिसी वगैरह इंस्टॉल की थी और पूरा इस तरह से। ठीक है, तो विंडोज़ में जो है वो ग्रुप पॉलिसीज़ के साथ हम डील करते हैं। बट इन केस यू आर यूनिक्स यूज़र, तो वहाँ पे पपेट जो है वो बेसिकली यूज़ होता है क्या करने के लिए? कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को मज़ीद इंश्योर करने के लिए कि वो हार्डनिंग उनको प्रोवाइड की गई है या नहीं। ठीक है, दे शुड बी केपेबल ऑफ ट्रिगरिंग रीडिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स ऑन अ स्केड्यूल्ड, मैनुअल और इवेंट ड्रिवन बेसिस। क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन कर लिया अपने सिस्टम में, बट एट सम पॉइंट इन टाइम यू डू रियलाइज़ कि उसको रीडिप्लॉय करना ज़रूरी है, उसको फिर से आपने इंस्टॉल करना है, फिर से कॉन्फ़िगर करना है, तो जो आपका सिस्टम है वो इस बात का केपेबल होना चाहिए, उसमें इस बात की सलाहियत होनी चाहिए कि वो फिर से री डिप्लॉय कर सके, फिर से रीयूज़ और रिकॉन्फ़िगर कर सके आपकी सारी सेटिंग्स को। ठीक है, स्केजुअल बेसिस पे भी, मैनुअली भी, लाइक हैंड रिटन की तरह, या फिर इवेंट ड्रिवन के किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने से कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी हो जाए। ठीक है, इसको इवेंट ड्रिवन कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है 153 टॉपिक नंबर। इसमें सबसे पहले अब अगेन हम CIS कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं, और जो आपका क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल नंबर 4 है उसका फर्स्ट हमने पार्ट देखना है। और ये क्या है? कॉन्टीन्यूस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड रेमिडिएशन। कि कॉन्टीन्यूसली जो है वो आपने अपने सिस्टम की, अपने IT एसेट को वल्नरेबिलिटी से बचाना है। ठीक है, उसकी असेसमेंट करनी है कि आपके सिस्टम में कोई सिक्योरिटी होल तो नहीं आ गया, और अगर इन केस आ गया तो उसको रेमिडिएट कैसे करना है, उसका सोल्यूशन आपने कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, इसके लिए आपने वो कह रहे हैं कि अब आपने वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल्स जो हैं वो रन करने हैं अपनी डिवाइसेस पे, या तो मतलब हर हफ्ते करने हैं, या फिर इससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट बेसिस पे आपने करने हैं। और उसके अलावा आपने मतलब जो भी आपके सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज़ होंगी उनकी एक प्रायोरिटाइज्ड लिस्ट जो है वो आपने लाइक प्रोड्यूस कर लेनी है। ठीक है, और उसके अलावा उसको आगे डिलीवर करना है। अच्छा, अब स्कैनिंग टूल्स जैसे नेसस, कॉलेज, CIS कैट प्रो, ये सारे टूल्स हैं जो आपके सिस्टम में सिक्योरिटी होल्स को आइडेंटिफाई करते हैं ताकि कोई हैकर उसको एक्सप्लॉइट ना कर सके। राइट, एक तो गई बात ये। अब वो कह रहे हैं कि एक तो आपने स्कैनिंग टूल्स को यूज़ करके वीकली बेसिस पे या उससे भी ज़्यादा बार आपने जो है वो स्कैनिंग वगैरह तो करनी है और अपने सिस्टम को बचाना है वल्नरेबिलिटी से। लेकिन एक काम और भी करना है कि जब आपने ये लिस्ट बना ली कि भाई मेरे सिस्टम में ये क्रिटिकल एसेट्स हैं या ये वल्नरेबिलिटीज़ हैं,
तो आपने वो लिस्ट क्रिएट करके देनी किसको है, आपने देनी है एडमिनिस्ट्रेटर्स को, ठीक है। उसके अलावा आपने रिस्क स्कोर्स भी बना लेने हैं। सो वो जो हमने CVSS पढ़ा था या CVE, तो वो एक जो पूरी ग्रेडिंग स्कीम थी, स्कोरिंग स्कीम, उसके अकॉर्डिंग आपने रिस्क स्कोर्स भी बनाने हैं। इससे क्या होगा कि जो भी सिस्टम के और डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं, जो HODs हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो कंपेयर कर सकेंगे कि हाँ ये वाला रिस्क जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त क्रिटिकल है, तो इसको सबसे ज़्यादा पहले डील करना ज़रूरी है, दिस एंड दैट, ठीक है। फिर उसके बाद अब वो कह रहा है कि स्कैप वैलिडेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैनर यूज़ करें। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्कैप के अगर कंप्लाइंट होंगे तो वो ब्रॉडर रेंज ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ को जो है वो कवर करेंगे। अब जो लाइक स्कैप कंप्लाइंट टूल होगा वो दो तरह की वल्नरेबिलिटीज़ को डील करेगा। एक तो होती हैं कोड बेस्ड वो होती हैं जो CVE में बताई गई हों। अब CVE क्या है, कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ एंड एक्सपोजर्स, और हम इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है। और दूसरी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं कन्फिग्रेशन बेस्ड। और कन्फिग्रेशन बेस्ड वल्नरेबिलिटीज़ की अगर आपके सिस्टम को प्रॉपर्ली कन्फिगर नहीं किया गया, उसकी सेटिंग नहीं की गई, तो फिर अगर कोई सिक्योरिटी होल आ जाता है, ठीक है। और ये जो लाइक आपके पास कन्फिग्रेशन बेस्ड वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ये कहाँ पे आपके पास मेंशन है, कॉमन कन्फिग्रेशन इन्यूमरेशन प्रोजेक्ट में, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद अब वो सेकंड एक इसमें रूल आपको बता रहा है कॉन्टीन्यूस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड रेमिडिएशन में, कि आपने इवेंट लॉग जो है वो एक क्रिएट करना है, ठीक है। और बेसिकली इवेंट लॉग्स को जो है अगर हम इंफॉर्मेशन उसमें वल्नरेबिलिटीज़ की पूरी मैनेज करें कि हाँ ये वल्नरेबिलिटी इस टाइम पे आपके IT एसेट में हुई थी, फिर उसको रेमिडिएट कर लिया गया, दिस एंड दैट, तो उसके दो गोल्स होते हैं। लाइक आपने इवेंट लॉग अपनी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का बनाना है, एक पूरा रिकॉर्ड बनाना है, और उसके दो गोल्स होने चाहिए। पहला तो ये कि पर्सनल शुड वेरीफाई दैट द एक्टिविटी ऑफ द रेगुलर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल्स इज इट सेल्फ लॉग्ड। क्या अगर फॉर सपोज जब भी आपका सिस्टम वल्नरेबिलिटी कैरी आउट कर रहा है, तो जो भी सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं क्या वो खुद से लॉग्ड इन हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। और सेकंड इसका गोल ये होना चाहिए कि पर्सनल शुड बी एबल टू कोरिलेट अटैक डिटेक्शन इवेंट्स विद प्रायर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा उसका गोल ये है कि पर्सनल लाइक जो भी यूज़र है उसको ये भी आइडेंटिफाई कर सकना चाहिए लाइक इवेंट लॉग बनाने के बाद कि जो अब वल्नरेबिलिटी आपके सिस्टम में आइडेंटिफाई हुई है वो क्या पहले भी मौजूद थी, लाइक कोई पहले से आइडेंटिफाई और पहले से डिस्कवर की गई वल्नरेबिलिटी आई है या अब नहीं है। अच्छा, अब ये बात हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड है कि परफॉर्म वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग इन ऑथेंटिकेटेड मोड इधर विद एजेंट्स रनिंग लोकली ऑन ईच एंड सिस्टम टू एनालाइज दिस। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जब आपने वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग जो है वो ऑथेंटिकेटेड मोड में कैरी आउट करनी है, स्कैनिंग जब आपने करनी है अपनी IT एसेट की, अपने सिक्योरिटी सिस्टम की, तो आपने जो है वो दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि या तो आपने किसी लोकल सिस्टम पे जो है वो सिक्योरिटी एजेंट्स को रन करना है, या फिर उन एजेंट्स को और उन वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स को आप रिमोट स्कैनर्स की हेल्प से भी जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग जब हमने करनी होती है तो उसके लिए अब वो कह रहा है कि कोई लोकल सिस्टम भी ये स्कैनिंग परफॉर्म कर सकता है और इसी तरह से कोई रिमोट सिस्टम भी कर सकता है। सो इट डिपेंड्स के आपके किस सिस्टम के पास कितने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस हैं, कितने राइट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने अगर वल्नरेबिलिटी स्कैन्स आपने ऑथेंटिकेटेड वाले यूज़ करने हैं जिसके लिए ज़्यादा प्रिविलेजेस चाहिए होती हैं, तो वो कह रहा है उसके लिए डेडिकेटेड अकाउंट यूज़ करो, ठीक है। डेडिकेटेड अकाउंट यूज़ करेंगे, और ऐसा अकाउंट डेडिकेटेड अकाउंट होता है जो किसी और एक्टिविटी के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन की किसी और एक्टिविटी वगैरह के लिए या किसी और मशीन वगैरह से जो है वो कह लें कि लिंक नहीं होना चाहिए। उसका सिर्फ एक ही काम हो कि उसने वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं वो स्कैन करनी है। फिर उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि आपने मेक श्योर करना है कि सिर्फ ऑथराइज्ड एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट का जो पूरा स्कैनर का इंटरफेस है उसमें सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ को और उन्हीं लोगों को, स्टाफ के उन्हीं बंदों को जो है वो एक्सेस मिलनी चाहिए जो बिल्कुल ऑथराइज्ड हैं या जिनको प्रिविलेजेस ग्रांटेड हैं, जिनके पास परमिशंस हैं। लाइक ये ना हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी स्टाफ है 100% उन सबको जो है वो एक्सेस हो आपके क्रिटिकल एरियाज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी में, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने जो वल्नरेबिलिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज होती हैं उनको सब्सक्राइब करना है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सब्सक्राइब करना है, इट मीन्स कि हमने उनकी फ़ीड को सब्सक्राइब करना है, और इससे क्या होता है कि जो भी अपडेट्स या इस तरह की क्रिटिकल जो भी चेंजेस उसमें हो रहे होते हैं तो हम उससे जो है वो अपडेट रहते हैं, उससे अवेयर रहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मंथली बेसिस पे जो है वो एटलीस्ट वो रिपोर्ट जनरेट करके आपको बता देता है, राइट।
और उसके अलावा वो कह रहा है कि दूसरे वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें कि अल्टरनेटिवली हमने ये मेक श्योर करना है कि जो वल्नरेबिलिटी स्कैनर टूल्स हैं आपके वो अप टू डेट हैं और उनको रेगुलरली अपडेट किया जा रहा है और उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ की या फिर नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद अब आपके पास नेक्स्ट आ जाता है 154। इसमें अगेन अब आपके पास पार्ट 2 है कॉन्टीन्यूस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड रेमीडिएशन का। और अब इसमें वो कह रहा है कि आपने ऑटोमेटेड पैच मैनेजमेंट टूल्स जो हैं वो डिप्लॉय करने हैं। और पैच मैनेजमेंट क्या होती है कि जब हम सिक्योरिटी फिक्सेस लगाते हैं, लाइक आपके सॉफ्टवेयर में कहीं भी कोई सिक्योरिटी होल आ गया जो वेंडर या सप्लायर को एट द लेटर स्टेज पता चला कि मेरे सिस्टम में ये सिक्योरिटी होल मौजूद है, तो उसको जो है वो रेमीडिएट करने के लिए जो है वो पैचेस लगाए जाते हैं। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि पैच मैनेजमेंट के लिए ऑटोमेटेड टूल्स को डिप्लॉय करो, यूज़ करो। और ऑटोमेटेड क्या होते हैं, लाइक कंप्यूटर कंट्रोल्ड। और उसके अलावा सॉफ्टवेयर अपडेट टूल्स भी ऑटोमेटेड होने चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह के लिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अवेलेबल ज़्यादा देर तक रहते हैं और उसके अलावा सेफ़ एंड रिलायबल भी होते हैं। ठीक है, उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि पैचेस जो हैं वो सारे सिस्टम्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल होने चाहिए। बेशक वो सिस्टम्स प्रॉपर्ली एयर गैप्ड हों, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की मेन स्ट्रीम से बेशक अलग हों, बेशक वो मास्टर इमेजेस को स्टोर करके रखे हों, लेकिन जब भी आप अपने सिस्टम में पैचेस को इंसर्ट करें, इंस्टॉल करें, तो मेक श्योर करें कि वो हर सिस्टम के लिए इक्वली एप्लीकेबल हो। ठीक है, उसके अलावा अब आपने लॉग्स को मॉनिटर करना है। लॉग्स क्या होते हैं, इवेंट लॉग्स, लाइक आपके सिस्टम में, आपके आईटी एसेट में जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है इस तरह की क्रिटिकल, तो उन सब का एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। उसमें लाइक आपके पास सारे चेंजेस बताए जाएंगे और पूरे डिटेल के साथ कि इस वक्त इसने ये चेंज किया था और उसका ये उसकी रीज़न थी और उसका ये कॉन्सिक्वेंस था। ठीक है, तो आपने टाइम फ्रेम्स के साथ जो है वो पूरे लॉग्स को जो है वो मॉनिटर करना है। ठीक है, उसके अलावा फिर आपने सारे स्कैन्स जो हैं बैक टू बैक, लाइक एक के बाद अगला, अगले के बाद अगला, उन सब के रिज़ल्ट्स को आपने कंपेयर करना है। और इससे क्या होगा कि हम मज़ीद वेरीफाई कर सकेंगे कि जो आपकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, चाहे उनको हमने पैचिंग से ठीक करा है या फिर हमने उनको कोई कंपनसेटिंग कंट्रोल लगा के इम्प्लीमेंट किया है। कंपनसेटिंग कंट्रोल मैंने आपको पहले बताया था कि एक होते हैं कंट्रोल्स, लाइक सिक्योरिटी कंट्रोल्स, बेंचमार्क्स, जैसे वो CIS और DISA के हम पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन कंपनसेटिंग कंट्रोल वो होता है जैसे अगर फॉर एग्जांपल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में कोई टीचर एब्सेंट होता है तो सब्सटीट्यूशन लेक्चर नहीं होता, लाइक प्रॉक्सी में कोई और टीचर आ जाता है। ठीक है, फिक्सचर जिसे कहते हैं। तो इसी तरह कंपनसेटिंग कंट्रोल होता है कि अगर एक कंट्रोल में कोई क्रैश आ गया फॉर एग्जांपल, तो उसकी कंपनसेशन में, उसकी रिप्लेसमेंट में कोई आपके पास कंट्रोल हो, तो या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन किसी रिस्क की करके। तो अब वो कह रहे हैं कि वल्नरेबिलिटीज़ चाहे आपकी पैचेस से ठीक की गई हों या फिर कोई कंपनसेशन कंट्रोल लगा के की गई हों या फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से की गई हों, तो रिज़ल्ट्स को हमने कंपेयर करना है। ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन पॉइंट्स। फिर नेक्स्ट उसके बाद वो कह रहा है कि अगर तो हम ये सारा सीन करते हैं तो इससे क्या होगा कि इसको हमें पीरियडिकली, लाइक वक्तन फ़वक्तन, हमें बार बार इसको रिव्यू भी करना चाहिए। ठीक है, और रिव्यू करने से क्या होगा कि अगर कोई नया कंपनसेटिंग कंट्रोल आ जाता है, सो हम उसको लाइक बेटर वे में आइडेंटिफाई कर सकेंगे और हम ये मेक श्योर कर सकेंगे कि जो नया आपके पास लाइक क्या उसे कहते हैं कंपनसेटिंग कंट्रोल आया है, क्या वो पिछले कंट्रोल्स वगैरह के कंप्लाइंट है, लाइक उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, कहीं दरमियान में उनका कोई क्रैश तो नहीं आ रहा, क्लैश तो नहीं आ रहा। ठीक है, दोनों टर्म्स ही मिक्स हो गए हैं, क्लैश एंड क्रैश। वेल अच्छा, और इफ़ कंडीशंस हैव चेंज इंक्रीजिंग द रिस्क, तो ये ना हो कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई कंपनसेटिंग कंट्रोल है लेकिन वो क्या करे कि कोई कंडीशंस चेंज हो गई हैं तो वो पिछले रूल्स के अकॉर्डेंस में ना हो, तो फिर इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम में रिस्क कम होने के बजाय और ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि आपने प्रोसेस पूरा क्रिएट करना है, इस्टेब्लिश करना है, किस चीज़ के लिए, रिस्क रेट वल्नरेबिलिटीज़ के लिए। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 5 स्कोर्स होते हैं, जैसे इन्फो, फिर उसके बाद इस तरह से ताकि लो, मॉडरेट, हाई। ठीक है, तो मतलब क्रिटिकलिटी के हिसाब से जो है वो लाइक उनका एक पूरा स्कोरिंग सिस्टम है। तो वो कह रहे हैं कि रिस्क रेट वल्नरेबिलिटीज़ का आपने एक पूरा सिस्टम डिवाइस करना है। ठीक है, और उसमें एक सेगमेंटेशन, एक पार्टीशन प्रॉपर होनी चाहिए डिफरेंट IT एसेट्स के लिए। और डिफरेंट IT एसेट्स की यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए, जैसे डीमिलिटराइज्ड जोन, DMZ सर्वर्स, इंटरनल नेटवर्क सर्वर्स, डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स। तो DMZ क्या होता है ये मैं आपको 3-4 बार पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट अब वो कह रहे हैं कि अप्लाई पैचेस फॉर रिस्कीस्ट वल्नरेबिलिटीज़ फर्स्ट। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि भाई जो कंट्रोल्स और जो वल्नरेबिलिटीज़ फॉर सपोज आपके पास सबसे ज़्यादा रिस्की हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर इंक्लूडेड है, आपने सबसे पहले उनको रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे अब ये क्लियर हो गया कि अगर आपके पास कोई स्कोरिंग सिस्टम है
कोई ग्रेडिंग सिस्टम है क्रिटिकलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसका एक मेन फ़ायदा ये है कि हमें ये पता चल जाएगा कि भाई कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ सबसे ज़्यादा इस वक्त रिस्की चल रही है, सबसे ज़्यादा क्रूशियल है इस वक्त उसको डील करना, तो हम पहले उसको ठीक कर लेंगे फिर बाद में बाकियों को, ठीक है। इसी तरह फेज़ रोल आउट जो है इट कैन बी यूज टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फेज़ रोल आउट ये होता है कि अगर आपने कोई सिक्योरिटी कंट्रोल इंप्लीमेंट किया बट एट सम पॉइंट इन टाइम लेटर यू रियलाइज्ड कि ये सिक्योरिटी कंट्रोल एज सच एज एक्सपेक्टेड नहीं जा रहा आपके रिस्क को ठीक करने के लिए, तो हम जो है वो रोल आउट कर जाते हैं, लाइक वापस से कैंसिल कर देते हैं। जैसे एटीएम की ट्रांजैक्शंस फॉर एग्जांपल हम वापस कर दें, ठीक है, तो हम वहीं से बैक आउट कर जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिश एक्सपेक्टेड पैचिंग टाइमलाइंस बेस्ड ऑन द रिस्क रेटिंग लेवल्स, कि अब जो आपके पास स्कोरिंग सिस्टम है आपने उसमें देख लेना है कि कौन सा रिस्क जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल है, कौन सा नहीं है, उस हिसाब से अपना टाइम फ्रेम्स जो है वो सेट कर लेना है, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि हमने किस रिस्क को, किस वल्नरेबिलिटी को आपने पहले आइडेंटिफाई करना है और किसको बाद में करना है। अच्छा, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट आपके पास कंट्रोल आ जाता है, कंट्रोल यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस होती हैं लाइक जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, समझ लें जो एचओडी है, कोई हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है। अच्छा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट वो होता है कि जो आपके हेड्स हैं, लाइक आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर या सर्वर अकाउंट है उसको क्या प्रिविलेजेस और क्या ग्रांट्स, क्या परमिशंस हैं कि वो क्या एक्सेस कर सकता है सिस्टम, और क्या रिसोर्सेज और उनको किस तरह से मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। तो कंट्रोल यूज़ में हम सबसे पहले अब कहेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स हैं आपने उनको सिर्फ तब यूज़ करना है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। ये ना हो कि आपको लाइक आपके सिस्टम को, आपकी सिक्योरिटी ओवरले को ज़रूरत ना भी हो फॉर द टाइमिंग किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट या प्रिविलेज की, किसी परमिशन की, फिर भी हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करें, ओवर यूज़ उसका, ठीक है। तो उसके लिए क्योंकि ज़्यादा एक्सेसेस और ज़्यादा परमिशंस वगैरह चाहिए होती हैं, तो आपने उनके यूज़ को मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने फोकस्ड ऑडिटिंग जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। अब फोकस्ड ऑडिटिंग क्या होती है कि लाइक जैसे ऑडिट्स होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल टूल्स, लाइक एक्सटर्नल ऑडिट्स भी होते हैं और इंटरनल ऑडिट भी, तो आपने फोकस्ड ऑडिटिंग जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। इससे क्या होगा कि जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं उनमें हम एनोमलस बिहेवियर, लाइक कोई भी अनएक्सपेक्टेड, कोई इररेलेवेंट कोई चेंज आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स में, हम उनको बेटर वे में डील कर सकेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब वो कह रहे हैं कि ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ करें, और इससे क्या होगा कि हम क्या करेंगे, एक पूरी इन्वेंट्री क्रिएट कर सकेंगे, एक पूरा लाइक आपके पास डेटा बेस होगी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स की, और उसमें पूरी डिटेल होगी कि किस डेस्कटॉप, लैपटॉप और किस सर्वर पे क्या आपके पास जो है वो डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं, ठीक है, और क्या जो है वो एक्सेसेस हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बिफोर डिप्लॉइंग एनी न्यू डिवाइसेस एंड नेटवर्क इन्वायरमेंट चेंज। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अपने सिस्टम में कोई, अपने नेटवर्क में, उसके इन्वायरमेंट में कोई नई डिवाइस आपने डिप्लॉय करनी है, यूज़ करनी है, तो उससे पहले आपने क्या करना है कि सारे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स जो हैं वो आपने चेंज कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा लाइक ईजीली उनको हैक किया जा सकता है, वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो आपने जो है वो नए सिस्टम को ऐड ऑन करने से पहले सबसे पहले आपने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स को चेंज कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा आपने अपने सिस्टम्स को कॉन्फ़िगर करना है, एक लॉग एंट्री क्रिएट करनी है, और फिर उसके अलावा जो पूरा लॉग, इवेंट लॉग हम क्रिएट करेंगे वो इस बात का केपेबल होना चाहिए कि अगर कोई अकाउंट उसमें ऐड किया गया है या रिमूव किया गया है, सो वो जो है वो उस बारे में फ़ौरन अलर्ट जो है वो इशू कर सके, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है फ्रॉम आर डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप। तो एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का आपको पता है, और डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप ये होता है लाइक अगर एक नेटवर्क मैं कहूँ कि 7 से 10 कंप्यूटर्स का फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क है आपके पास, तो समझ लें कि वो एक डोमेन है, ठीक है। डोमेन हम तब कहते हैं जब कुछ कंप्यूटर्स जो है, कुछ या बहुत सारे कंप्यूटर्स अगर एक सेंट्रल सिस्टम यूज़ कर रहे हों, सेंट्रल सर्वर यूज़ कर रहे हो, तो हम उसको एक पूरा डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो किसी डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में से अगर कोई अकाउंट रिमूव हो रहा है या ऐड हो रहा है, तो आपका जो इवेंट लॉग एंट्री है वो इस बात की केपेबल होनी चाहिए कि वो अलर्ट जो है वो इशू कर सके। इसी तरह आपने कॉन्फ़िगर करना है अपने सिस्टम्स को कि अगर कोई अनसक्सेसफुल लॉगिन हुआ है, कि कोई भी यूज़र, कोई हैकर फॉर एग्जांपल आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट में एंट्री करना चाह रहा था लेकिन वो नहीं कर सका, तो इसके लिए भी अलर्ट इशू हो, ताकि हमें पता चल सके कि कोई जो है वो इलीगल एक्सेस आपके सिस्टम को करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम 151 टू 55। इसमें अगर कोई क्वेरी या कन्फ्यूजन हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन, खुदा हाफिज़।